मेरे अकेलेपन का ना मजाक उड़ाओ तुम लॉकडाउन में। जहां तुम खड़े हो उस भीड़ में खतरा बहुत है यारों। हमारे मित्र रमेश अधीर जी के नए काव्य संग्रह प्यासा पनघट का विमोचन होना है। लॉकडाउन के चलते इस कार्यक्रम को बड़े भव्य रूप में तो नहीं कराया सकता, इसलिए निर्णय लिया गया कि इसका ई विमोचन करा जाए। प्यासा पनघट 90 प्रबोधिकाओं का गजल संग्रह है, जिसमें श्रृंगारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व अन्य विषयों को छुआ गया है। चंदौसी में जन्मे श्री अधीर जी भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्ति के तदुपरांत साहित्य सृजन में पूर्ण लगन से जुट गए। 2003 में रामकथा सुखसार के बाद आज प्यासा पनघट का ई विमोचन हो रहा है। इसके अलावा शीघ्र ही उनके अनेक संग्रह आपके हाथों में होंगे। प्यासा पनघट अमेजॉन व फ्लिपकार्ट पर भी सहज उपलब्ध है। एक अपने बचपन के अनुभव पर आधारित प्रबोधिका लिख गई है। देखें कि याद मुझे आते हैं अक्सर बचपन वाले दिन, रह रह कर चुभते हैं मन में भोलेपन के दिन। कैसे भूलूंगा मैं चाबुक रिश्तेदारी की, जिसने देख कर ही भी मेरी घाव दिया। और आज समझ आया है तब मैं कितना भोला था, समझ रहा था हीरा जिनको थे नकली जरकिन, और मुझको पल पल छलने वाले मेरे अपने थे। नहीं चाहता नफरत करना फिर भी आती घिन, और दूर रहे हैं आज तलक जो सांसों में घुलकर, दूर रहे हैं आज तलक जो सांसों में घुलकर। जी लूंगा अब किसी तरह से मैं भी उनके बिन, जी लूंगा अब किसी तरह से मैं भी उनके बिन। याद मुझे आते हैं अक्सर बचपन वाले। रमेश अधीर की प्यासा पनघट गजल संग्रह के प्रकाशित होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। मन की बात में कवि ने स्वयं स्वीकारा है कि जहाँ तक इस संग्रह की भाषा का सवाल है, मैंने भी अपनी गजलों को किसी भाषा विशेष की जंजीरों में न बांधते हुए आपकी अपनी मिश्रित भाषा शैली में व्यक्त करके आपके अंतर से उतारने की आत्मिक कोशिश की है, अर्थात गजलों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे मित्र हर दिल अजीज़ श्री रमेश अधीर जी का गज़ल संग्रह अभी फ़िलहाल में ही प्रकाशित हुआ है। इसका नाम है प्यासा पनघट। आप देखिए। श्री रमेश अधीर जी का काव्य संग्रह प्यासा पनघट मुझे कल मिला। कविवर रमेश अधीर जी द्वारा सर्जित गजल संग्रह प्यासा पनघट मुझे प्राप्त हुआ है। श्री रमेश अधीर द्वारा रचित प्यासा पनघट सहज भाषा में लिखा हुआ गजल संग्रह है। इससे पूर्व रामचरित सुखसार इनकी धार्मिक रचना 2003 में प्रकाशित हुई थी। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उसका दूसरा संस्करण अब निकाला गया है। प्यासा पनघट में उन्होंने अपनी बहुआयामी सोच का प्रकटीकरण किया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम के अनुसार काव्य की सार्थकता इसी में है कि वह सहृदय जन को रसानुभूति के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दे। दृष्टिकोण में व्यापकता, सहज अनुभूति प्रवणता, हृदय की गहन संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता की कसौटी पर श्री अधीर जी का काव्य खरापन लिए हुए है। चंदौसी नगरी के स्वनामधन्य गजलकार, गीतकार श्री रमेश अधीर जी की प्रबोधिका अर्थात गजल संग्रह हाथ में आते ही अत्यधिक प्रसन्नता हुई। और इससे पूर्व भी जब पता चला कि आपकी किताब चंदौसी पहुंचने वाली है तो मन में एक अत्यधिक उल्लास हुआ। और
प्रसन्नता का आभास हुआ कि अपना एक साथी जिसने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं, कहूँगा उनके बारे में कि उन्होंने अपने घर से ही अर्थात कवियों के घर से ही शुरुआत की है, क्योंकि लोगों को, हर किसी व्यक्ति को भी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और हमारे गज़लकार लिख रहे हैं इस विषय में कि हम कवियों की सारे जग को रहती सदा ज़रूरत है, अपने ही घर में होती पर अपनी रोज फजीहत है। कविता में उलझे रहते हैं, घर में वक्त नहीं देते, कुड़ कर कहती है पत्नी, गले पड़ी क्या आफत है। मैं कवि डॉक्टर सौरभकांत शर्मा। आज हम श्री रमेश अधीर जी के एक गजल संग्रह प्यासा पनघट के विमोचन पर हम यहाँ एकत्रित हैं। श्री रमेश अधीर जी ने जो गजल संग्रह कहा है उसको प्रबोधिका संग्रह नाम दिया है। रमेश जी से मेरा परिचय पिछले 18-19 वर्षों से रहा है। जब बहजी में श्री नरेंद्र दीक्षित दीवाना 2001-2002 में गोष्ठियां किया करते थे तो आदरणीय रमेश अधीर जी का आगमन हुआ करता था। उनके एक मुक्तक में बड़ा कायल था कि कद घटा है और बौने हो गए हैं हम, चरित्र से गिरकर सलोने हो गए हैं हम, और सभ्यता को भी जिस जगह शर्म आती है वैश्याओं के वो बिछौने हो गए हैं हम। प्रायः कवि सम्मेलनों के संचालनों में मैंने बहुत कोट किया आदरणीय रमेश अधीर जी के नाम से मुक्तक के लिए। प्रशंसक मैं शुरू से ही था। अभी जब पिछले दिनों ये किताब आई प्यासा पनघट, उन्होंने उसके लिए प्रबोधिका संग्रह नाम दिया। उसमें गजलें हैं, हिंदी गजल, जो गजल कभी प्रेमिका की जुल्फों में, प्रेमिका के रूप पर, प्रेमिका के रंग में और शराब में डूबी रहती थी, जब वो हिंदी की ओर आती है, हिंदी में चलती है, समाज को चेतना, समाज को एक मार्गदर्शन देने का कार्य करने लगती है, तब रमेश अधीर जी उसका नाम रखते हैं प्रबोधिका। अधीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नया गजल संग्रह प्यासा पनघट प्रकाशित हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कॉमर्स के छात्र रहे, फिर आपकी ये साहित्य में रुचि कैसे डेवलप हुई? मनोज जी, सर्वप्रथम तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जहाँ तक साहित्य का अभिरुचि का प्रश्न है तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे नगर में जन्म लिया जहाँ देश का बड़े से बड़ा कवि सम्मेलनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। बचपन में जब मैं कवि सम्मेलन सुनने जाता था तो मुझे लगता था कि मैं भी उस मंच पर जाकर कविता पाठ करूं, और वही जो भावना मेरे अंदर प्रस्फुटित हुई, उस भावना के परिणति देने के लिए मैंने शब्दों को, अपने भावों को शब्दों की माला में पिरोना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं कुछ शब्दों को जोड़ने में कामयाब हो पाया। अधीर जी, आप बैंकिंग सर्विस में रहे। बैंकिंग सर्विस के बारे में माना जाता है कि बड़ी बिजी लाइफ होती है, वहाँ एम्प्लॉइज की, आप वहाँ अधिकारी थे, तो आपको ये साहित्य लेखन, पठन, इसके लिए समय कैसे मिल पाता था? इसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सुंदर बात कही आपने। इस मामले में मेरा मानना है कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता अवतरित होती है, और अवतरण के लिए न तो कोई समय की सीमा होती है, न कोई उम्र का बंधन होता है, न सामाजिक बेड़ियां होती हैं। तो प्रस्फुटन जब होता है, अवतरण जब होता है, तो किसी में ताकत नहीं है कि अवतरण को रोक ले। अवतरण होना है, होकर रहेगा। आपका जो ये काव्य संग्रह है, इसमें आपने प्यासा पनघट प्रबोधिका गजल संग्रह नाम दिया है। प्रबोधिका आपने नाम कैसे आपके जहन में आया? देखिए, गजल किसी जमाने में केवल महबूब से गुफ्तगू तक ही सीमित थी, लेकिन शनय शनय आज गजल ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। आज की गजल हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रही है। मुझे लगा क्योंकि आज की गजल एक
मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा दे रही है, सामाजिक चेतावनी दे रही है, समाज में एक जागरण पैदा कर रही है, प्रबोधन पैदा कर रही है। और चूंकि ये प्रबोधन का कार्य भली भांति कर रही है तो मुझे महसूस हुआ कि इसे क्यों ना प्रबोधिका का नाम दिया जाए। उनके प्रथम गजल में देखिए, बचपने से आज तक के अनुभवों की दास्तां लिख रहा हूँ आज मैं अपनी गजल में दोस्तों। प्रधान प्रबोधिकाओं में की प्रथम गजल में आज के मानव के एकाकीपन के बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। सूर्य की माफिक तपिश में जल रहा हूँ मैं, भीड़ में रहकर अकेला चल रहा हूँ मैं। प्रधान प्रबोधिकाओं की एक गजल में ईश कृपा से सारे संकट टल जाते हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। नहीं कष्ट है नहीं शिकायत कोई मुझको दुनिया से, जब से अपने जीवन का हर पन्ना प्रभु के नाम किया। उसके बाद श्रृंगारिक गजलें, शीर्षक में श्रृंगार प्रधान गजलें बहुत सुंदर हैं। एक गजल है मोहब्बत है अगर सच्ची समझ लेंगे इशारों में। इसमें स्वाभाविक अलंकार योजना में श्रृंगार भाव का एक अच्छा चित्र कवि ने उभारा है। इन पंक्तियों को देखिए, नदी की धार सी हो तुम, मोहब्बत के समंदर हम, कभी तो तुम समाओगी हमारे ही किनारों में। तत्पश्चात आध्यात्मिक प्रबोधिकाओं में सर्वप्रथम राम नाम की महत्ता बताई है। नाम का श्री राम के जब से सहारा है, आज कल की बात क्या पल पल हमारा है। और भी कर लिया जीवन सुफल संतों ने, प्रभु का नाम ले मुक्ति जिसमें कैद है, ये वो किला है दोस्तों। माया के बंधन से मुक्त होकर ही हम जीवन लाभ का अनुभव ले सकते हैं। इस पर आधारित पंक्तियां, तज कर माया के बंधन जो जीवन शंख बजाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का लाभ उठाते हैं। सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्य प्रबोधिकाओं में वर्तमान स्थिति में चाहतों की दौड़ में मानव की स्थिति देखिए। चाहतों की दौड़ में हम इस कदर दौड़े, पूर्ण थे कल आज पौने हो गए हम। देश प्रेम प्रधान गजल एक बहुत सुंदर बन पड़ी है। केवल नहीं है तीन रंग अपने तिरंगे में, दिखती है इसकी तीलियां गांधी के चरखे में। मेरी सर्वाधिक प्रिय पंक्तियां इनके गजल संग्रह में ये हैं। गर जिंदगी भर भी लिखूं तो लिख नहीं सकता, खूबियां इतनी हैं मेरे देश के सवेरे में। नई क्रांति के उद्घोष पर आधारित गजल बहुत सुंदर बन पड़ी है। हो रहा बर्बाद है गुलशन गुलाब का, वक्त फिर से आ गया है इनकलाब का। निष्कर्षतः मेरा विश्वास है कि इनका ये गजल संग्रह एक जन जागरण की भूमिका निभाएगा। रमेश अधीर जी ने साहित्य को एक नए शब्द से परिचित कराया है। ये गजलें, ये प्रबोधिकाएं रमेश अधीर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। ज्यादातर रचनाओं में जीवन के प्रति उनका जो भाव है, जीवन के प्रति जो उनकी सोच है, वो उन्होंने कोशिश की है कि प्रदर्शित है। सभी प्रबोधिकाएं बहुत खूबसूरती से गाई गई हैं और हर रचना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के अनुभवों को प्रदर्शित करती है। इस संग्रह की एक विशेषता ये है कि उन्होंने जमीन से आसमान तक जो भी उनके अनुभव रहे वो उन्होंने कहने की कोशिश की है और उसे बखूबी कह पाए हैं। वो इस संग्रह के लिए, प्यासा पनघट के लिए श्री रमेश अधीर जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक मानव की जीवन रूपी बगिया दुख सुख मिलन विरह आदि के रूप में अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुवासित है। इसमें कहीं मिलन की मधुर निर्झरणी है,
तो कहीं विरह की कसक भी सालती है। प्यासा पनघट में कविवर ने जीवन के विविध रंगों को अपनी लेखनी रूपी तुलिका से सजाया है। वर्तमान गजल प्रेम के संयोग वियोग पक्ष के चित्रण से बाहर आकर सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज के प्रबोधन में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही है। अतः कवि ने इस गजल संग्रह को नवीन नाम प्रबोधिका कहा है, जो सुसंगत जान पड़ता है। किसी कवि का सर्जन उसके बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का दर्पण होता है। वह अपने हृदय के कोमल और कठोर भावों को, अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न संघर्षों को, विभिन्न आयामों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है और कविता या गजल के सूत्र में मोती की भांति उन हृदयस्थ भावों को गूंथकर माला तैयार करता है। प्यासा पनघट की प्रस्तावना गजल में कवि के संघर्षपूर्ण, सत्यनिष्ठ, निष्कपट, निर्मल और भावुक व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। लाख तकलीफें सही पर दृढ़ रहा ईमान पर, जी नहीं पाया कभी भी मैं नकल में दोस्तों। कवि की संवेदनशीलता से सहृदयों के नेत्र सजल हो उठे हैं। स्याही से लिखी गजलें पढ़ी होंगी आपने, लिख रहा हूँ मैं गजल को अश्रु जल में दोस्तों। कवि के बाह्य और आंतरिक चरित्र में एक रूपता है नहीं इसमें बनावट की जरा सी बानगी, रोता रहा हूँ हर घड़ी मैं असल में दोस्तों। संसार में मनुष्य तो बहुत हैं, पर कमी है मनुष्यता की। धन के प्रति तीव्र लिप्सा में मनुष्य के परस्पर प्रेम और भाईचारे को समाप्त कर दिया है। डस दिया है प्रीति को पैसे की बढ़ती भूख ने, बस इसी से आ बसी घर घर में खटपट आजकल। कवि के सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार और भरमन साहत ने उनको ही हानि पहुंचाई है। मुझे किसी से बैर नहीं था, बने इसी से सब बैरी, मेरी भरमन साहत ने ही मेरा बंटा धार किया। प्यासे की प्यास जब पनघट ही न बुझा पाए, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्यासा है, तो फिर प्यासे की शरण क्या होगी। पानी पानी चिल्लाकर जब मैं पनघट के पास गया, प्यासा निकला खुद ही पनघट, उसने भी लाचार किया। स्वयं संघर्षों में, कष्टों में रहकर भी परोपकार के भाव कवि के हृदय में व्याप्त हैं। खुद भले में जिंदगी भर प्यास से तड़पा, तृष्णगी के वास्ते बादल रहा हूँ मैं। कवि का चरित्र वफा की अनुपम मिसाल है। समाज में व्याप्त अनैतिकता सबसे बुरी संक्रामक बीमारी है। इस कथन को साकार करते हुए मानवता के भयावह चीत्कार, अबला नारी के करुण क्रंदन, दीनहीन किसानों मजदूरों की दुर्दशा, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पतन आदि सभी ज्वलंत समस्याओं पर कलम चलाकर उन्होंने जो आक्रोश व्यक्त किया है, वह निश्चित ही समाज के सभी वर्गों को आत्मावलोकन कर आत्म परिष्कार करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। अधीर जी ऐसे समर्पित कवि और विचारक हैं जिनका अभिप्रेत प्रदर्शन नहीं दर्शन रहता है। इस कृति में कतिपय उदाहरण विशेष प्रभावी बन पड़े हैं। उनकी परित भावना देखिए। हर कुल्हाड़ी काटती है, कर्म है उसका, पर कुल्हाड़ी के लिए संदल रहा हूँ मैं, मार कर ठोकर जिसे छल लौट जाते हैं, उस वफा के द्वार की सांकल रहा हूँ मैं। आध्यात्मिकता का पुट देखें। जिसने पाया है जीवन मरण सभी का होना है, वक्त के बस में रहने वाला मानव एक खिलौना है। हो कोई भी रंग यहाँ पर कोई राजा कहलाए, आखिर में तो बांसों वाला मिलना एक बिछौना है, आखिर में तो बांसों वाला मिलना एक बिछौना है। सामाजिक पतन की तो पराकाष्ठा ही हो गई है। देखिए, कौन कहता है सलोने हो गए हैं हम, कद घटा है और बौने हो गए हैं हम। सभ्यता को जिस जगह पर शर्म आती है, वैश्या के वो बिछौने हो गए हैं हम। प्यासा पनघट।
ये मंजरे आम पर आ चुका है। ये गज़ल संग्रह ज़िंदगी की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ज़िंदगी का होता है श्रृंगारिक, वो इस तरह के सारे पहलू इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और मुझे ये गज़ल संग्रह बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी अच्छा लगेगा। ये चंदौसी का नाम निश्चित रूप से और अधिक गहराई से वैश्विक पटल पर अंकित करेगा। मैं इस गज़ल संग्रह की एक दो गज़लों के कुछ शेर आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पहली गज़ल के कुछ शेर हैं। ज़िंदगी ने इस कदर बदली है करवट आजकल, ज़िंदगी ने इस कदर बदली है करवट आजकल, ज़िंदगी ने इस कदर बदली है करवट आजकल, ढूंढता है लाश इंसानों की मरघट आजकल, ढूंढता है लाश इंसानों की मरघट आजकल, फ़र्ज़ बौना हो गया इंसानियत बीमार है, फ़र्ज़ बौना हो गया इंसानियत बीमार है, फ़र्ज़ बौना हो गया इंसानियत बीमार है, प्यार व्याकुल भूख से प्यासा है पनघट आजकल, प्यार व्याकुल भूख से प्यासा है पनघट आजकल। एक सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति सरल रामायण श्री राम कथा सुखसागर के माध्यम से नगरवासियों में राम नाम के आध्यात्मिक प्रकाश को प्रसारित करने वाले सरल, सहज, स्वभावी साहित्यकार बंधु आदरणीय रमेश अधीर जी को मैं डॉक्टर रीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर NKBMG कॉलेज चंदौसी से उनकी इस द्वितीय कृति प्यासा पनघट के लिए हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। प्यासा पनघट हिंदी गज़ल संग्रह जिसे अधीर जी ने प्रबोधिका का नाम दिया है, अवश्य ही पाठकों की साहित्यिक प्यास को मिटाने में सफल होगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। अधीर जी, क्या इससे पहले भी आपका कोई गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुका है? हाँ, वर्ष 2003 में राम कथा सुखसार के नाम से एक सरल रामायण आ चुकी है, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और लगभग 6 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ उसका दूसरा संस्करण लाने के लिए, लेकिन बैंकिंग लाइफ में बिजी होने के कारण मैं वो नहीं ला पाया। अब 2020 में उसका दूसरा संस्करण आया है। अधीर जी, क्या निकट भविष्य में आपका कोई और काव्य संग्रह प्रकाशित होने जाएगा? हाँ, बहुत शीघ्र ही 2 पुस्तकें आपके हाथ में आने वाली हैं। एक काव्य संग्रह है और दूसरा हनुमान गाथा, जिसमें हनुमान जी का पूरा चरित्र हनुमान जी की प्रेरणा से संभव हो पाया है, वो आपके हाथ में आने वाला है। अधीर जी, आखिर में एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि जितने भी साहित्यकार उठते हैं, जब वो थोड़ा सा जब ऊपर उठते हैं, लिखते हैं, तो वो अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी न किसी को अपना उस्ताद बनाते हैं, मतलब किसी की शागिर्दी में रहते हैं। जो अपनी कविताएं या पठन पाठन लिखते हैं, वो किसी को दिखाते हैं कि मैंने सही लिखा है ना लिख। क्या आपने भी किसी को, अपना वरिष्ठ कवि को अपना उस्ताद बनाया?
बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। मनोज जी, मुझ में कभी भी इतनी समझ विकसित नहीं हो पाई कि मैं सांसारिक लोगों में किसी गुरु को चुन पाऊं, और इस नासमझी के कारण या समझ की कमी के कारण जब मैं कोई गुरु नहीं चुन पाया तो मैंने माँ शारदा को अपना गुरु स्वीकार किया है। और जब से मैंने माँ शारदा को अपना गुरु स्वीकार किया है, मुझे लेखन में कभी कोई समस्या नहीं आई। इसके साथ ही साथ जहाँ तक परिमार्जन की बात आपने की, किसी को जचवाने की, तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं अपनी रचनाओं को, एक एक रचना को सैकड़ों बार पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते स्वतः परिमार्जन हो जाता है। इसलिए मैं किसी को अपना गुरु नहीं बना पाया। और इस संदर्भ में मैंने एक गजल भी इस संग्रह में लिखी है कि उस एकलव्य की तरह उस्ताद नहीं पाले, उस एकलव्य की तरह उस्ताद नहीं पाले, छोड़ा भी नहीं खुद को हालात के हवाले। और हम कब रुके हैं मग में, उस्ताद के बिना भी पी पी करने तंधेरे, पाते रहे उजाले। वाह 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 वाह, धन्यवाद अधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमने बहुमूल्य समय लिया। धन्यवाद आपका कि आपने मेरे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सामाजिक भ्रष्टाचार एवं अर्थ की प्रधानता देखिए। जज, वकील, कानून सभी को बहरा, गूंगा, अंधा कर आज अदालत के कक्षों में न्याय दिलाता है रुपया। किसकी हिम्मत है जो बढ़कर आदर्शों की बात करे, अच्छे अच्छे आदर्शों को धूल चटाता है रुपया। राजनीतिक पतन पर दृष्टि डालिए। सियासत के सहारा में सहारे भी सताते हैं, हमारे आंसुओं का ही हमें पानी पिलाते हैं। सिखाया था जिन्हें चलना, पकड़ कर उंगलियां हमने, घुमाकर पुतलियां अपनी वही हमको नचाते हैं। सरकारी ठोते प्रयासों पर दस्त डालिए। कब तक देंगे तसल्ली दर्पणों को पोंछ कर, हो गया मुखड़ा घिनौना जिनका छल में दोस्तों, बह नहीं सकती धरा पर निर्मला भागीरथी, बह नहीं सकती धरा पर निर्मला भागीरथी। जब तलक नाले में गिरते हैं जल में दोस्तों, जब तलक नाले गिरेंगे इसके दिल में दोस्तों। आज जबकि समाज का सचेतक कवि शंभ भौतिक माया जाल में जकड़ता जा रहा है, अधीर जी की आदर्श रचना धर्मिता सराहनीय नहीं, वरन अन्य कलमकारों के लिए अनुकरणीय भी है। प्यासा परंगट कितना अच्छा शीर्षक है, देखें। फर्ज बोना हो गया इंसानियत बीमार है, प्यार व्याकुल भूख से प्यासा है पनघट आजकल, प्यासा है पनघट आजकल। ऐसे सात्विक अनुष्ठानों के प्रति मेरी अनंत शुभकामनाएं सदैव से रही हैं और आज भी हैं। माँ शारदे प्यासा पनघट के प्रकाशन के लिए अपना शुभाशीष प्रदान करे। जय माँ वाणी, जय श्री राम, जय श्री राम। गजल संग्रह का शब्द जहन में आते ही उर्दू शब्द से ऐसा लगता है कि ये उर्दू की गजल होगी। क्या आपने अपने इस संग्रह में उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है? जी देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल है तो हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हम जीते हैं, वो हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाती है। और जहाँ हिंदुस्तानी शब्द आ जाता है वहाँ उर्दू, फारसी, हिंदी ये कुछ महत्व नहीं रखती, सब मिली जुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ही मेरी गज़लों में, मेरी प्रबोधिकाओं में उर्दू फारसी के बहुत से शब्द आए और मैंने उन्हें उनके मूल रूप में लिखने की कोशिश की।
तो ये कहना कि गज़ल केवल उर्दू तक थी, आपका बिल्कुल सच है। किसी ज़माने में गज़ल उर्दू तक सीमित थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कविवर दुष्यंत के समय से गज़ल ने अपना रंग ढंग बदला और गज़ल हिंदी में प्रचलित था। कविवर दुष्यंत, क्या आप साहित्य में लिखने में दुष्यंत जी के गज़ल से प्रभावित हुए हैं? दुष्यंत जी ने अपने अल्प जीवन काल में जो कुछ भी लिखा है बहुत श्रेष्ठ लिखा है, और मैं नहीं मानता, मैं ही नहीं, कोई भी कवि या शायर ऐसा हो जो दुष्यंत जी की शायरी से प्रभावित न हो, ऐसा नहीं हो सकता। टक्कर जिसे छल लौट जाते हैं, उस वफा के द्वार की सांकल रहा हूँ मैं। सामाजिक कलुषता और दूषित मनोवृत्ति को दूर करने के लिए कवि प्रयासरत है, पर यह सामूहिक प्रयास से ही संभव है। बह नहीं सकती धरा पर निर्मला भागीरथी, जब तलक नाले गिरेंगे इसके जल में दोस्तों। आध्यात्मिक स्तर पर कवि का प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित है। नहीं कष्ट है, नहीं शिकायत कोई मुझको दुनिया से, जब से अपने जीवन का हर पन्ना प्रभु के नाम किया। यह गजल नहीं, कवि का दर्द और आंसू ही साक्षात शब्द का रूप धारण किए हुए हैं। दर्द ने अनुरक्त आंखों को बनाया है सजल, इसलिए ही अश्क मेरे कह रहे हैं जिंदा गजल। सामाजिक चित्रण पर कवि की सूक्ष्म दृष्टि है। धनहीन व्यक्ति के सब संबंधी उससे विमुख हो जाते हैं। इस कटु सत्य को कवि ने अपनी लेखनी से चित्रित किया है। कैसे भूलूंगा मैं चाबुक रिश्तेदारी के, जिसने देख गरीबी मेरी घाव दिए अनगिन। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को धार्मिक फसाद की जगह बताकर एक कटु सत्य को कवि ने उजागर किया है। कहने को तो मंदिर मस्जिद गिरजे अरु गुरुद्वारे हैं, पर सच ये है सबकी सभी झगड़ों की खलियानें हैं। वर्तमान ज्वलन समस्या किसानों की आत्महत्या को चित्रित करते हुए कवि का हृदय आहत है। दिल दुखता है अखबारों में ये खबरें पढ़कर, भूखा मर जाता है वो जो अन्न उगाता है। कवि ने कोमल भावनाओं द्वारा श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष को भी अपनी लेखनी का विषय बनाया है। प्रेम में चित्त की व्याकुलता का एक दृश्य देखिए। ख्वाबों में जब से लगे आप आने, दुनिया का मौसम बदलने लगा है। छल से युक्त दुनिया में अपनी वफा की कुछ इस प्रकार मनुहार उठाई है। इस रंग बिरंगी दुनिया में तुम अगर भरोसा कर पाओ, एक सच्चा साथी बनने की मैं करता हूँ मनुहार प्रिय। जगत की नश्वरता की ओर कवि की चेतना जागृत है। धन के कारण भाइयों के परस्पर वैमनस्य से कवि हृदय आहत है। मनुष्य के बाहरी वेशभूषा से उसके आंतरिक जीवन मूल्यों का आकलन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनजागरण के विषयों पर भी कवि की कलम अछूती नहीं रही। जीवन और समाज का एक भी क्षेत्र और पक्ष ऐसा नहीं है जिसको कविवर अधीर जी ने अपनी भावपूर्ण जादुई लेखनी से जीवंत न कर दिया हो। कवि परचित्रान्वेषण में तत्पर न होकर स्वयं मूल्यांकन कर आत्म परिष्कार की दृष्टि रखते हैं। परिणाम पर जब जब भी है गौर किया हमने, अपनी ही कमी निकली जब जब हम हारे हैं। प्यासा पनघट में वह जीवन मूल्य समाहित हैं जो समाज को, राष्ट्र को एक नवीन दिशा प्रदान करने में सहायक होंगे। कविवर को हृदय से आभार प्रकट करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। विभिन्न हिंदी के गजलकारों ने, जिसको उर्दू में गजल गो कहा जाता है, उन्होंने हिंदी में जब वो आए तो हिंदी में विभिन्न नाम दिया। अग्रणी नीरज जिसको गीत का कहते थे, उसी प्रकार से चूंकि चेतावनी का काम भी गजल करती है, कविता करती है, तो गजलों का नाम प्रबोधिका रखा है। मैं देख रहा हूँ कि प्यासा पनघट में बहुत अच्छी अच्छी गजलें, बहुत अच्छे से शेर हुए हैं। कहीं अधीर जी कहते हैं कि मार सकता था पलटकर बाजुओं में जान थी, मार सकता था पलटकर बाजुओं में जान थी, चुप रहा था इसलिए बस चूंकि मैं इंसान था, चुप रहा था इसलिए बस चूंकि मैं इंसान था। बहुत सारगर्भित बात।
और देखें आप एक बहुत अच्छा शेर कहीं रमेश अधीर जी कहते हैं प्यासापन घट में कि दूसरों के सुख सदा ही सालते रहते हमें। किस तरीके से बात करने की कोशिश की है कि दूसरों के सुख सदा ही सालते रहते हमें, अपने दुख से हम दुखी होते कहाँ हैं आजकल, अपने दुख से हम दुखी होते कहाँ हैं आजकल। बहुत ही शानदार ये किताब बन पड़ी है, बहुत अच्छी एक पुस्तक प्यासापन घट। आप जरूर उसको पढ़िएगा। इसकी एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ कुछ शेर कि हवा के साथ चल देते अगर हम बुलबुले होते, सभी को रास आ जाते अगर हम चुटकुले होते, कभी सबको हंसा देते कभी खुद गुदगुदा लेते, अगर हम भी किसी जोकर की माफिक चुलबुले होते, अगर हम भी किसी जोकर की माफिक चुलबुले होते। और देखें शेर क्या सुंदर कहा कि बिना पंखों के उड़ जाते जहां के आसमानों में, बिना पंखों के उड़ जाते जहां के आसमानों में, हमारे हौसले भी गर सिकंदर से खुले होते, हमारे हौसले भी गर सिकंदर से खुले होते। और क्या क्या सुंदर शेर है कि छू छू कर के कर देती हमें बीमारी ये दुनिया। ये तो शायद शेर तो बहुत पहले कहा गया होगा, लेकिन आज कोरोना काल में ये सटीक बैठता है साहब कि छू छू कर के कर देती हमें बीमारी ये दुनिया, किसी नवजात जैसे ही अगर हम गुलगुले होते। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात है चल रही है यहाँ पर, आप ध्यान रखें कि दूर रहें। इन्फेक्शन बहुत जल्दी है, हमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारा बढ़िया रहना चाहिए। कि छू छू कर के कर देती हमें बीमारी ये दुनिया, किसी नवजात जैसे ही अगर हम गुलगुले होते। और कहा कि तड़पते जहर पी पी कर वहां की मछलियों जैसे, तड़पते जहर पी पी कर वहां की मछलियों जैसे, किसी तालाब के जल में अगर हम भी घुले होते, किसी तालाब के जल में अगर हम भी घुले होते, हवा के साथ चल देते अगर हम बुलबुले होते। बहुत शानदार एक पुस्तक बन पड़ी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय रमेश अधीर जी के लिए। मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छिन गया सुख चैन तन का, मन मशीनी हो गया। छिन गया सुख चैन तन का, मन मशीनी हो गया। छिन गया सुख चैन तन का, मन मशीनी हो गया। चाहता हर आदमी हर काम झटपट आजकल, चाहता हर आदमी हर काम झटपट आजकल। एक गज़ल के शेर और देख लें। गज़ल नंबर 3 है ये लगता है दिल अब धड़कने लगा है, ये लगता है दिल अब धड़कने लगा है।
ये लगता है दिल अब धड़कने लगा है, ये राहे मोहब्बत में बढ़ने लगा है, ये राहे मोहब्बत में बढ़ने लगा है। शेर देखें। धड़कते दिलों की बढ़ाने को धड़कन, धड़कते दिलों की बढ़ाने को धड़कन, धड़कते दिलों की बढ़ाने को धड़कन, ये आंचल तुम्हारा भी उड़ने लगा है, ये आंचल तुम्हारा भी उड़ने लगा है। अगला शेर देखें। करूं अब मैं कैसे गुजारा अकेले, करूं अब मैं कैसे गुजारा अकेले, करूं अब मैं कैसे गुजारा अकेले, तुम्हारा न होना खटकने लगा है, तुम्हारा न होना खटकने लगा है। और इसका आखिरी शेर है। हाँ देखा है जब से ये मुखड़ा तुम्हारा, हाँ देखा है जब से ये मुखड़ा तुम्हारा, हाँ देखा है जब से ये मुखड़ा तुम्हारा, अमावस में चंदा चमकने लगा है, अमावस में चंदा चमकने लगा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुस्तक के प्रारंभ में मन की बात में लेखक ने प्रबोधिका शब्द को बड़ी सुंदर तर्कों के साथ समझाने का प्रयत्न किया है कि आज गज़ल का यह हिंदी स्वरूप समाज के सभी वर्गों का हित साधने के लिए प्रबोधन या जन जागरण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस प्रबोधिका संग्रह में की गज़लों में आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, जन चेतना के साथ साथ श्रृंगार भी है और ज़िंदगी के खूबसूरत अनुभवों का सार भी समाहित है। मधुर भावों से सजी भाषा व शिल्प के सौंदर्य को लिए जीवन के अनेक रंगों में रंगे इस प्रबोधिका गज़ल संग्रह की सफलता की मैं हृदय से कामना करती हूँ। व आदरणीय भाई रमेश अधीर जी को उनके इस प्रयास के लिए बधाई देती हूँ। इस आशा के साथ कि यह संग्रह हिंदी साहित्य सागर में एक खूबसूरत मोती बनकर अपनी साहित्यिक चमक से पाठकों को प्रभावित करने का सफल प्रयास करेगा, ऐसे मैं बार बार कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रायश्री ने सरहद पर सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए जो इस देश की शान है और माँ भारती का सम्मान बढ़ाते हैं, उन सैनिकों के प्रति नमन करते हुए रमेश अधीर लिखते हैं कि सैनिकों का सब इसी से गान करते हैं, हो कहीं माँ भारती का मान करते हैं, कि डालते हैं जानकर निज जान जोखिम में, उस घड़ी जब जंग का ऐलान करते हैं। अनेक ग्रंथों को पढ़ लेने और उनकी जानकारी कर लेने को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो उन ग्रंथों से निकला हुआ जो रस है, उस रस से सही और गलत का निर्णय करना और तद अनुरूप आचरण करना ज्ञान है। इसी भाव को गज़लकार इन पंक्तियों में पिरोते हैं कि भक्ति बिना कैसे जीतोगे, कि भक्ति बिना कैसे जीतोगे उस भाव को भगवान को, भक्ति बिना कैसे जीतोगे उस भाव को भगवान को, लाख पोथियाँ पढ़ ली हों पर
कि लाख पोथियाँ पढ़ ली हों पर भक्ति बिना है ज्ञान क्या। गजल प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसने पाया है जीवन मरण सभी का होना है, भक्त दिवस में रहने वाला मानव एक खिलौना है। वो कोई भी रंग यहाँ पर कोई राजा कहलाए, आखिर में 2 बांसों वाला मिलना एक बिछौना है। कभी किसी को जुड़वाता है, कभी किसी को तुड़वाता, बदल बदल कर नए नए नित रूप दिखाता है रुपया। सारे नाते रिश्ते सब उसी रुपये में टिके हुए हैं, इसका भी एहसास करा रहे हैं भाई श्री कि चाचा ताऊ मामा मौसा, चाचा ताऊ मामा मौसा, भ्रात भतीजा बहनोई, इन सब से सब ऊब चुके हैं, इन सब से सब ऊब चुके हैं, सच्चा नाता है रुपया। सब हम झलकती शान शौकत से न तोले आदमी को हम, झलकती शान शौकत से नियत छोटी निकलती है बड़े ही खानदानों की, नियत छोटी निकलती है बड़े ही खानदानों की। भले ही माल दे नकली, भले ही माल दे नकली, भले ही काट लें जेबें, शिकायत कौन सुनता है, शिकायत कौन सुनता है, सदा चलती दुकानों की, सदा चलती दुकानों की। इस पुस्तक के लोकार्पण का है और सीमित शब्दों में हमें अपनी बात करनी है, फिर भी मुझे कुछ और कहने का मन करता है श्री रमेश सदेव जी की गजलों पर। समाज में फैली हुई बहुत बड़ी कुरीति भ्रूण हत्या पर भाई श्री लिखते हैं कि दोष क्या इसमें बताओ आप लड़की का, दोष क्या इसमें बताओ आप लड़की का, जन्म लेना हो गया इंसान को। ये कागजल संग्रह मैं मानता हूँ श्रेष्ठ साहित्यकारों के कदमों से होकर के गुजरेगा और अपनी अपनी तरह से इसकी समीक्षाएँ होंगी। मेरी भी वैसे के साथ ये शुभकामना है कि आपका यह गजल संग्रह साहित्य में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वैसे के बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनके इस सब कार्य के लिए वे आगे बढ़ते रहें और अनेक संग्रह उनके निकलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, सौभाग्य का विषय है कि माँ शारदे की ऐसी अनुकंपा से प्यासा पनघट नामक ये मेरा बहुप्रतीक्षित प्रबोधिका उर्फ गज़ल संग्रह आज आपके हाथों में आने हेतु उपलब्ध है। बंधुओं, ये संग्रह ऐसे समय में छपकर आया है जबकि समाज में चारों ओर चप्पे चप्पे पर कोरोना नाम की महामारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संग्रह का विधिवत लोकार्पण संभव नहीं हो पाया है। अतः हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा स्थानीय साहित्यकारों के बहुमूल्य उद्गारों को इस वीडियो क्लिप में समाहित कर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास विमोचन के प्रतीक के रूप में किया गया है, जिसके लिए मैं रमेश अधीर इन सभी चुनिंदा साहित्यिक हस्तियों का आभार प्रकट करते हुए सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध करता हूं कि इस कृति को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट अथवा ईबुक के माध्यम से प्राप्त करके अपनी प्रतिक्रियाओं से मेरा मनोबल बढ़ाते हुए मेरी इस साहित्यिक साधना में अपना अमूल्य सहयोग सुनिश्चित करने की कृपा करें। आपका सहयोग मेरी साधना को संजीवनी प्रदान करेगा। धन्यवाद।